Students, today we are going to start our new chapter electrostatic potential and capacitance. स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी की वैद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फील्ड ऑफ स्टेशनरी चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इज थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, मीन्स वैद्युत क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र आर के साथ वेरी कर सकता है लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकता। तो ऐसी ब्रांच जिसमें ई इज टाइम इंडिपेंडेंट, मीन्स वैद्युत क्षेत्र समय से स्वतंत्र है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकत्व की दो ब्रांच और हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप इसे क्लियर रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, मीन्स ई शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले वी विल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट चैप्टर, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन केस ऑफ फील्ड वी हैव सीन दैट फील्ड वाज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्षेत्र एक सदिश राशि था। तो सदिश राशियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, एवरी टाइम यू शुड यूज वेक्टर एलजेब्रा एंड सम टाइम वेक्टर एलजेब्रा इज वेरी लेंथी एंड टेडियस। तो वेक्टर एलजेब्रा अगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें वेक्टर को रिप्लेस करने के लिए कोई सब्सटीट्यूट चाहिए होगा। और वेक्टर से का सब्सटीट्यूट हम सबसे सरल क्या हो सकता है, एक स्केलर अदिश राशि, क्योंकि अदिश राशियों को ऐड करना भी आसान होता है। हर चीज़ उनकी ऑपरेशन जनरली किसकी तरह होते हैं, एक नंबर की तरह होते हैं। तो अदिश राशि डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस है, क्योंकि हर वेक्टर के लिए हम हर बार अदिश राशि डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। यदि क्षेत्र संरक्षीय हो तो उस क्षेत्र के लिए ही विभव क्या हो सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। फील्ड इज कंजर्वेटिव, मतलब फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तभी क्या होगा, विभव परिभाषित किया जा सकता है। अब कंजर्वेटिव फील्ड हम आपको फिर रिकॉल करवा देते हैं, एक ऐसा फील्ड जो किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो पथ से क्या हो, स्वतंत्र हो। ऐसे क्षेत्र या ऐसे बल को क्या कहा जा सकता है, संरक्षी बल। तो अगर बल संरक्षी है तो उसका क्षेत्र भी संरक्षी होगा, तो उसके कोरिस्पोंडिंग आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक विभव। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है तो अथवा वैद्युत विभव को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अब हमने वैद्युत क्षेत्र को डायरेक्ट संरक्षी इसलिए बोल दिया है, यहाँ पर हमने एनालॉजी ली है। न्यूटन का नियम था F=G m1 m2/r², और यहाँ कूलाम का नियम होता है F=1/4πε0 q1q2/r²। बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स दोनों 1/r² की तरह क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगर ग्रेविटेशन, हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि ग्रेविटेशन वॉज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो उसी की एनालॉजी में, क्योंकि वहाँ भी 1/r² था, यहाँ भी 1/r², तो इसका मतलब कूलाम का नियम भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर कूलाम का नियम कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव है। और यहाँ पर हम इम्फेसिस करेंगे, ये ई कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ई है, क्योंकि ई शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब वैद्युत विभव केवल किसके लिए परिभाषित किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र में, स्थिर वैद्युतिकी के क्षेत्र के लिए। क्लियर। अब हमें पता चल गया है कि हम विभव परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, विभव का पता तो चल गया हमें कि विभव क्या होता है, एक अदिश राशि है और किसके कॉरिस्पॉन्डिंग होती है, ये फील्ड के कॉरिस्पॉन्डिंग, फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है, इसे ध्यान से देखेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब संदर्भ बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, मीन्स एक ओरिजिन लेते हैं। जैसे हम मैथ्स में, वैसे ही हम अपने पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि इसका विभव क्या होगा, शून्य। तो उस पॉइंट को क्या कहा जा सकता है, रेफरेंस पॉइंट। अब नंबर दूसरी चीज़, क्योंकि हर आदमी अपना रेफरेंस पॉइंट क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज किया जा सकता है तो वी भी क्या हो सकता है, चेंज, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यूनिकली डिफाइन नहीं है। इसका मतलब वी भी क्या है, यूनिकली डिफाइन नहीं हो सकता। हर आदमी के अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वी का वैल्यू बदल सकता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, उसके हमने यहाँ पर लिखा है, अगर कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं, उसके लिए इन्फिनिटी में लेते हैं, अनंत पर लेते हैं। और अगर अनंत वीमा वाला कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था, अनंत लंबाई का एक तार, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी में नहीं लेते, कहाँ लेना पड़ेगा, एट सम फाइनाइट पॉइंट। तो इसे याद रखेंगे, फॉर एनी फाइनाइट ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एट इन्फिनिटी।
अब हम परिभाषित करेंगे वैद्युत विभव को। अभी तक तो हमने केवल बेसिक बताया। विभव का परिभाषित किया जा सकता है जब क्षेत्र संरक्षी हो और विभव किस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पर। तो परिभाषा क्या होती है, ये बड़ा आसान है। किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य करेंगे उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए हम कहाँ से लाए, अनंत से लाए, और कहाँ लाए, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक। तो V बराबर सपोज W क्या है, कुल कार्य बट्टा Q0 कर दिया, Q0 है परीक्षण आवेश। तो V बराबर W बट्टा Q0 इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल या विभव। और मात्रक क्या होगा, W का जूल और इसका कूलम, जूल प्रति कूलम, और इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट। अब अगली चीज विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ हम कहाँ से लाए थे, अनंत से लाए थे। और विभवांतर में क्या होता है, हम वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो उस समय भी हमें कार्य करना पड़ेगा। प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर। VA माइनस VB इज नथिंग बट W अपॉन Q0। यहाँ VA और VB दोनों का है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट है। वहाँ V लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अनंत पर तो हमने पहले ही बताया रेफरेंस पॉइंट पर विभव क्या होगा, 0। क्लियर। अब दो क्वांटिटी आगे, वन इज पोटेंशियल, सेकेंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ज़्यादा यूजफुल कौन सी है, ज़्यादा यूजफुल वो होगी जो हमेशा सेम रहे, जो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड ना करे। तो हमने पहले ही बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट पर कौन डिपेंड करता है, विभव डिपेंड करता है। तो विभवांतर रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। और विभवांतर अगर रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा यूजफुल है। तो ध्यान रखेंगे हम जब भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ना कि पोटेंशियल का। क्योंकि पोटेंशियल क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है और क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन विभवांतर डज नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। इस वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे। वहाँ भी हमने ऐसे किया था, वहाँ देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन बताई जा चुकी है कि इफ डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन सेपरेशन बिटवीन द साइज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज से जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो चार्ज के साइज से बहुत बड़ी है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये प्लस क्यू की वजह से हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और प्लस क्यू से पॉइंट पी का लोकेशन कितनी दूर है, आर। और अब देखिए प्लस चार्ज है तो ई की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए हम परिभाषित कैसे करेंगे, हमें क्या लाना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश को। कहाँ से हम लाते हैं, अनंत से। ये अनंत से यहाँ तक पी तक लाने में जो कार्य करेंगे उसमें Q0 का भाग लगा देंगे, W अपॉन Q0, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। लेकिन वर्क निकालना क्या है, थोड़ा टिपिकल है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्क निकालना इसलिए टिपिकल है, इसकी वजह से फोर्स क्या है, लगातार बदलते रहेगा। फोर्स बदलते रहेगा तो इंटीग्रेशन के अंदर जब आप इंटीग्रेशन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन FdX करेंगे तो उसे इंक्लूड करने से बेटर क्या है, हमने एक छोटा सा दूरी ले ली A और B। हमने क्या मान लिया, ये AB इतना छोटा है, ये DX से जो डिस्टेंस है, कि इसके लिए E का वैल्यू नहीं बदलता। और अगर E का वैल्यू नहीं बदला तो किसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा, F का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में जो कार्य DW है उसे कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, समाकलन कहाँ से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक। क्लियर। तो आवेश Q0 को B से A तक लाने में क्या क्या कार्य, DW छोटा सा कार्य है, कितना होगा, F डॉट DX। F डॉट DX, F मतलब लगने वाला बल, डॉट DX मतलब डिस्प्लेसमेंट B से A की तरफ। अब ध्यान से देखिए Q0 धनात्मक है, परीक्षण आवेश ये धनात्मक है। धन और धन के बीच बल क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इसमें लगने वाला बल क्या होगा, E की दिशा में होगा। क्लियर। E की दिशा क्या है, सीधे आगे को है। और DX कहाँ को है, B से A क्या है, ठीक उल्टा। तो F और DX के बीच का कोण कितना है, 180, वही लिखा है यहाँ पर। तो cos 180 कितना होता है, -1। तो DW इक्वल टू कितना हो जाएगा, -FdX। क्लियर। और जहाँ F का वैल्यू क्या है, 1 कूलाम के नियम से 1/4πε0 QQ0 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। अब इसे आगे को सॉल्व करिए, DW में F की वैल्यू रख लीजिए -1/4πε0 QQ0 अपॉन x स्क्वायर DX। अतः अनंत से बिंदु R तक लाने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा, -∞ टू R 1/4πε0 QQ0 अपॉन x स्क्वायर DX। अब QQ0 और 4πε0 ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो माइनस का साइन भी हमने बाहर ले लिया, इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर DX। अब एक फॉर्मूला हमने लिखा है ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है,
पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे भी n+1। तो यहाँ x की पावर -2 है, जिसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा -1/x, और लिमिट इज अगेन इन्फिनिटी टू r। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स एक बार x की जगह r रखा माइनस लोअर लिमिट 1/∞ 0, ये माइनस बाहर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बच गया 1/r। तो ये था कुल कार्य W। तो हमें क्या निकालना है, प्रति एकांक आवेश पर कार्य। तो कितना हो जाएगा W/Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। और परिभाषा से यही क्या है हमारा वैद्युत विभव। तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या है 1/4πε0, जो इस आवेश की वजह से उसको लिख दीजिए अपॉन जितनी दूरी पर लिखना है वो दूरी लिख लीजिए। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी सिंपल है। उसके बाद देखेंगे हम आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। जैसे वहाँ क्षेत्र देखा था, यहाँ क्या है विभव। तो देखिए Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश जो O से कितनी दूरी पर R1 R2 R3 सो ऑन Rn दूरी पर। तो इन सब की वजह से हम O पर क्या निकालना चाह रहे हैं विभव। तो फॉर्मूला याद रखिए, हमें क्या चाहिए 1/4πε0 जो आवेश है बट्टा उसकी दूरी। तो हमने आगे देखिए वही किया है। आवेश Q1 के कारण बिंदु O पर विभव कितना है V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1। Q1 चार्ज R1 उसकी दूरी, Q2 के कारण Q2/R2, Q3 के कारण ऐसी Q3/R3 और N के यहाँ Qn/Rn। फिर से देखिए टोटल क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए जैसे नंबर ऐड होते हैं। V बराबर V1 + V2 + Vn, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए पोटेंशियल ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, ये सारे टर्म आ जाएंगे, सब में देखिए क्या कॉमन है 1/4πε0, और अंदर क्या बचेगा Q1/R1 + Q2/R2 + so on Qn/Rn। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हमने पहले भी यूज किया है 1/4πε0 सिग्मा, और ये सिग्मा मतलब एडिटिव समेशन I = 1 to n QI/RI, मीन्स I = 1 रखोगे पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा टर्म, 3, और समेशन एडिटिव समेशन का मतलब वो ऐड भी होते रहेंगे। क्लियर। और I कहाँ से कहाँ तक रन होगा 1 से लेकर n तक। तो विभव क्या है, सिंपली सारे विभवों का योग है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा विभव कब परिभाषित किया जा सकता है, विभव किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव और आवेशों के निकाय के कारण विभव। और कल की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट में क्या होता है विभव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।